नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से मिलाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी में उस मौजूदा स्थान पर काम कर रहे हैं जहां पे हमेशा इस बात को कहा जाता है कि ये वर्ग, ये समुदाय भारतीय जनता पार्टी का हो ही सकता, यानी कि अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली साहब। उनका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। लेकिन अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये कहा जाता है अल्पसंख्यक यानी कि सीधे सीधे मुसलमान मान लिए जाते हैं और मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता है। क्या राय है आपकी? देखिए, बड़ी अब अगर आप शुरुआत से इसको देखें तो मुसलमानों को डरा करके और मुसलमानों को बहका करके और ये बता करके कि भाजपा आ जाएगी, मोदी जी और योगी जी आ जाएंगे, आडवाणी जी आ जाएंगे, अटल जी आ जाएंगे, इस तरह से टाइम टाइम पर मुसलमानों को डराया गया भाजपा से। लेकिन जब 10 साल का शासन उन्होंने मोदी जी का देखा है, आज हर गांव के अंदर, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर कोई ना कोई है। बड़ी तादाद में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है और अलग अलग स्कीम्स के अंदर लाभ मिले हैं। अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, बात करूं किसान सम्मान निधि की या आयुष्मान भारत की, लगभग 20 से 30% तक की हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की है। अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो 2 करोड़ 61 लाख मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर राशन भी मिल रहा है। 20 लाख के आसपास मुसलमानों के मकान बने हैं और ये तादाद इसलिए बड़ी है कि लगभग 50 लाख के आसपास मकान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बने, जिनमें 20 लाख के आसपास की संख्या मुसलमानों की है, यानी कि आबादी से बहुत ज्यादा मकान है। उसी तरह से लगभग 2 लाख गरीब बच्चों का निकाह कराने का काम भी मोदी जी और योगी जी सरकारों ने किया है। और जो बड़ा फर्क है, लगभग हज का कोटा भी डबल हुआ मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि 95,000 कोटा था 60-65 साल के शासन में कांग्रेस के। मोदी जी ने उसको 10 साल के अंदर 1,75,000 किया है, जो इस बार का है। और इसमें 2 साल वो भी रहा जो कोरोना के कारण। लेकिन मुसलमानों का यह भी कहना है कि फीस जो है, जो जाने की फीस थी, वो जो उनको मिलती थी रियायत, वो कम कर दी गई है। वो एक ऐसा कारण है, आपने आज ऐसी वजह पूछी है कि इस वजह के कारण सारे मुसलमानों को और जो हज करना चाहते हैं या हज जाना चाहते हैं उनको भाजपा को ही जिंदगी भर वोट देना चाहिए। ये इतनी बड़ी वजह है कि हज के अंदर एक सबसे जो पहला नियम मान लीजिए या नियत मान लीजिए या उसूल मान लीजिए कि मुसलमान हज करना चाहता है अपने पैसे से, ना हो आप पर किसी का कर्जा ना हो, तो और आप जो आपकी जिम्मेदारियां हैं सामाजिक, बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, मकान है, अगर आप इस तरह की जिम्मेदारी से फारिग हैं तो आप हज को जा सकते हैं। लेकिन जो सरकार सब्सिडी दिया करती थी, उस सब्सिडी में तो ब्याज का पैसा भी था और मुसलमानों में शराब हराम है, उस शराब का जो टैक्स था वो भी उसमें शामिल था, और जो कई चीजें मुसलमानों में हराम हैं या जायज नहीं है, उस तरह का पैसा भी। हराम की बात आती तो सिगरेट बीड़ी ये भी तो हराम है, तो मुसलमान इसको नहीं मानता है। नहीं, टैक्स जो जायज नहीं है, हज जैसे मामले में जो बीड़ी पीने वाला है, जब वो हज के लिए जाता है तो बीड़ी नहीं पीता है। जो यहाँ पर उसकी गलत आदतें होती हैं उनको छोड़ देता है। या ना इत्तेफाक मैं कहूँ कि अगर कोई मुसलमान शराब पीता हो और वो हज कर आए तो शराब जिंदगी भर नहीं पीता, यानी कि त्याग, तपस्या, ये हज का मतलब है और जिम्मेदारी। लेकिन उस राज्य की ऑब्लिगेटेड ड्यूटी होती है कि राज्य में रहने वाले, उसके राज्य में रहने वाले जो जनता है, अगर वो धार्मिक कार्य से जा रही है और सरकार उसको अगर कोई अनुदान दे रही है तो ये तो कोई ब्याज तो नहीं दे रही है। वो उस अनुदान में ब्याज का पैसा है, उस शराब के कारोबार से आया हुआ पैसा है, और जो इस्लाम में चीजें जायज नहीं है उनका पैसा शामिल है। तो जो आदमी जिंदगी भर पैसा जोड़ता है, उस पैसे मिलने के बाद अगर एक पैसा भी उसमें मिल जाता है तो पैसा खराब हो जाता है, जायज नहीं रहता। घर में आप लोगों को मैंने बताया कि घर दिए गए, इतने करोड़ घर दिए गए, इतना ये किया गया, बहुत सारी योजनाएं अभी गिनाई है आपने, वो भी अभी मेरी ये गहरी बात है, मेरी बात पूरी एक बार हो जाए ना। जब वो पैसा हमारे 2 लाख रुपए के अंदर, जो हमारे बहुत ईमानदारी से कमाए हुए पैसे थे, जोड़कर कमाए पैसे थे, अगर उनमें इस तरह का 1 रुपया भी जुड़ जाता है तो सारा पैसा खराब हो जाता है। ऐसा इस्लाम का
अकीदा है, ऐसा इस्लाम का नियम है। जब वो पैसा उसमें मिलता है तो उस पैसे को खराब कर देता है। तो मुसलमानों के हज को पाक करने का काम मोदी जी ने किया है, क्योंकि एक बहुत टेक्निकल बात है कि आप गलत पैसा उसमें एक भी शामिल नहीं कर सकते, या जो पैसे की आपको जरिया नहीं पता है कि पैसा कहां से आया है, वो पैसा आप हज में शामिल नहीं कर सकते। तो स्रोत मुसलमानों को थोड़ा ना पता था कि कहां से पैसा आ रहा है। तो ये एक ऐसा काम मोदी जी ने किया है कि मुसलमानों के हज को पाक करने का काम मोदी जी ने किया, क्योंकि हज नियत से है। जो हज हाउस बनाया है बहुत बढ़िया आलीशान था, तो हज हाउस का पैसा भी तो इन्हीं इसी फंड से बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हज हाउस होना और हज पर जाना, हज पर खाना, हज की यात्रा वो अपने पैसे से है। ऐसे हुआ गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। नहीं, हज की आप किसी भी मुसलमान से अगर पूछेंगे, हज केवल अपने पैसे से है, उसमें किसी का पैसा शामिल नहीं होना चाहिए। हज कमेटी होना, हज हाउस होना और एयरपोर्ट होना वो एक अलग विषय है। अच्छा, अब मैंने सवाल आपका ये किया था कि कितने प्रतिशत मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे लगता है कि लगभग इस बार अलग अलग सीटों पर थोड़ा फर्क है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लगभग सहारनपुर में हमें लगभग 30-35 हजार के आसपास मुसलमान मिलेगा। मुजफ्फरनगर में लगभग 70,000 के आसपास मुसलमान मिलेगा। अगर हम जाते हैं कल्याण तो 30,000 के आसपास मिलेगा। मेरठ में 20,000 के आसपास मिलेगा। अगर हम संभल जाते हैं तो 1 लाख के आसपास मिलेगा। रामपुर में इस बार कम हुआ है, वहां लगभग 10 से 15,000 के आसपास मुझे लगता है कि हुआ है। बिजनौर में भी ठीक ठाक मुसलमान भाजपा को मिला है। अगर सारा अब तक देखा जाए जो मतदान हुआ है, 20% के आसपास भाजपा को मुस्लिम वोट मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, मेरठ को बिलोंग करते हैं। मेरठ में भगवान रामायण में जो जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी, अरुण गोविल साहब ने चुनाव लड़े, और पिछला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी वो बहुत नॉमिनल से जीती थी। जब वोट कम पड़ा, उसमें आपको जान रहे तो ऐसी ताज़ा स्थिति क्या बनती है वहाँ पे? अभी हम मेरठ को जीत रहे हैं, क्योंकि जब सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़े थे, लोकदल भी उनके साथ था। आज लोकदल हमारे साथ है और सपा बसपा अलग अलग हैं, और वोट का बंटवारा वहां पर बड़ी तादाद में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट जैसा था वो ऐसा ही है। आप अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, यानी कि उस कम्युनिटी को आप लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसके लिए अभी हाल में प्रधानमंत्री जी या योगी जी लगातार मुसलमान को, मतलब कांग्रेस है कि मुसलमानों को ये आरक्षण दे दिया जाएगा। जब ऐसी बातें भाषणों में आती हैं तो आपसे आप मुसलमान ये नहीं पूछता है कि आप जिस पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कंट्राडिक्टरी बातें नहीं आती? नहीं, बिल्कुल ये एक राजनीति का पार्ट है और बिल्कुल आती है, सवाल भी होते हैं, उसके जवाब भी होते हैं, बातचीत होती है, खुलकर के होते हैं। देखिए, मैं पहले ये बता दूं आपको कि जो आरक्षण और इन सब बातों का ताल्लुक है वो केवल कांग्रेस से है। 18% आरक्षण का वादा किया था मुसलमानों को देने का समाजवादी पार्टी ने, उनकी सरकार बनी, उन्होंने कुछ नहीं किया। धर्म के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो संविधान है वो कहीं इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। लेकिन जब कांग्रेस जैसी पार्टी जो मुसलमानों को केवल बहका करके और मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनको वोट बैंक बना करके, और एक शब्द उन्होंने इजाद किया था सेक्युलर, उस सेक्युलर शब्द के साथ में उन्होंने मुसलमानों का जितना शोषण किया वो सच्चर कमेटी ने बताने का काम किया। ये तो संविधान में संशोधन हुआ है, धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है संविधान में। नहीं, बिल्कुल। तो आज जब वो धर्म के आधार पर बात करते हैं तो जो चुनाव है वो चुनाव जीतने के लिए होता है, और चुनाव में तर्क वितर्क और अपने वोटरों को समझाना, अपने वोटर तक सही बात पहुंचना। क्योंकि अगर कांग्रेस कोई चाल चलती है, कांग्रेस लगातार चालबाज पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा था बहुत चालू पार्टी है, तो जब वो चाल चलती है, वो फेक वीडियो बनाती है, वो आरक्षण की बात करती है, तो केवल मोदी जी ने इतना कहा कि हम SC, ST, OBC का आरक्षण जो कांग्रेस की मंशा है हम मुसलमानों को नहीं देने देंगे, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ रूलिंग है कि टोटल 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। 50% में ही आरक्षण देना है, चाहे आप 100% एक जात को देते हैं, धर्म को देते हैं, चाहे आप जो प्रदेश को बांटें, लेकिन 50% के ऊपर नहीं होगा। तो ये तो चुनावी हद करने लगते हैं आपको।
नहीं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये केवल जो कांग्रेस की चाल है या कांग्रेस की जो भटकाने वाली बातें हैं, ये केवल उनके जवाब हैं। मुसलमान जानता है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला अगर किसी सरकार के अंदर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज अगर हम बात करें तो 51 IAS भी इसी सरकार के अंदर आए हैं। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, जब से मोदी जी आए हैं तो देश के अंदर सबसे ज्यादा IAS अल्पसंख्यक समुदाय में यानी कि मुसलमानों में मोदी जी की सरकार के अंदर ही आए हैं। वहीं नौकरियों का ग्राफ भी बढ़ा है, तमाम जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बढ़ी हैं, हज का कोटा बढ़ा है, लाभार्थी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लाभार्थियों की संख्या अलग अलग प्रकार से, जो मतलब इसमें एक आदमी 3-3 बार भी हो सकता है, क्योंकि जिसको मकान मिला उसको शौचालय मिला है, जिसको शौचालय मिला है उसको राशन भी मिल रहा है। तो लगभग 4.5 करोड़ प्रकार से लाभ मिला है, जिसमें सीधे सीधे मुझे संख्या लगती है कि 3 करोड़ मुसलमानों को लाभ मिला होगा, क्योंकि 4.5 करोड़ लाभार्थी मुसलमानों में अल्पसंख्यक समाज से हैं। और इतनी बड़े लाभार्थी किसी वर्ग में, किसी समाज में नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए काम किया। और ये लाभार्थी केवल इसलिए मुसलमान बढ़े हैं क्योंकि अगर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां जो मुसलमानों का वोट थोक में दिया करती थी, अगर वो इनका कुछ भला करती, इनको काम देती, तो आज ये उस रेखा में ना आते। सवाल ये अभी आपने बताया कि मुसलमान सबसे ज्यादा IAS में मोदी की सरकार में आए। इसमें तो सबसे ज्यादा आपको संस्था को देना चाहिए, जामिया को, जहाँ से निकल कर जहाँ पर उनका कंपटीशन की तैयारी की, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहाँ के पास हुए। नहीं, बिल्कुल, जामिया भी भारत सरकार की गाइडलाइन में ही चलता है और भारत सरकार के जो मुखिया हैं मोदी जी हैं। और देश के अंदर जब आप अच्छे बुरे के लिए भारत सरकार को कहते हैं तो अच्छे के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि हर बात का एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अच्छा, एक से और अब मैं बात करता हूँ आधी दुनिया की, जो मुस्लिम में आधी दुनिया है, जो मुस्लिम वर्ग में यानी कि महिलाएं। तो इन महिलाओं को जिस तरीके से पिछली बार 3 तलाक का मामला आया था, इस और उनकी शादी को जो बातें हुई थी, है ना, ये जो सुविधाएं दी गई भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, तो इसका कितना इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखेगा? देखिए, भाजपा कभी भी वोट बैंक के लिए और खासतौर से मुसलमानों में वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती है। न वोट के लिए कोई निर्णय होता है, निर्णय होता है समाज के उत्थान के लिए। महिलाओं की जो स्थिति 3 तलाक को लेकर वो हर आदमी जानता है, और 3 तलाक को जिस तरह से लागू किया गया, पिछली सरकारें केवल वोट बैंक के नाते या मुसलमान भटक ना जाएं, मुसलमान उनके ऊपर भड़क ना जाएं या उनके वोट बैंक में सेंध ना लग जाए, इस कारण उन्होंने कभी औरतों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने देखा 3 तलाक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम में जिसको और खुदा ने जिसको सबसे ज्यादा नापसंद किया है, वो मुसलमानों में एक ऐसा काम हो गया कि कभी भी किसी बहन को तलाक दे दिया जाता है। तो उसके लिए सरकार कानून लाई, और कानून जो लाई वो बिल्कुल इस्लामिक तरीके से, जो इस्लाम के अंदर जिस तरह से तलाक देने का प्रावधान था, नियम था, उसी कानून को उन्होंने सरकार के माध्यम से कानून बनाया और सजा दिलाने का काम किया। इससे जो माओ बहनों को एक ताकत मिली, उनको अंदर एक संबल मिला कि हाँ हमारे साथ कोई है, इसलिए उन्होंने मोदी जी को भाईजान कहा। ज़्यादातर माएँ बहनें घर के किचन में रहती हैं, और सब इस सरकार के ऐसा आरोप है विपक्षियों का, इस सरकार में सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है तो किचन हुआ है। गैस सिलेंडर 2014 में जो 350 से 400 के आसपास था, वो लगभग 1100 पहुँचा, थोड़ा कम हुआ है 150 रुपये। और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में जो किचन के सामान है वो बहुत ज़्यादा है। इसका असर महिलाओं पे नहीं आता है कि आपने कहा कि मतलब सारी महिलाएं उनके लिए डिवोटी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी तो किचन में जाती हैं, तो उनको भाजपा सरकार कैसी लगती है? नहीं, बिल्कुल, अगर सिलेंडर महंगा होता है, केवल मसाले महंगे होते तो बिल्कुल समझ में आता है। पूरी दुनिया के अंदर और उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, हर चीज महंगी हुई है। जो औरतों के पास सोना था वो भी महंगा हुआ, जो जमीन थी वो महंगी हुई, जो घर था वो महंगा हुआ, जिनकी सैलरी थी वो सैलरी बढ़ी। तो चीजें एक रूटीन प्रोसेस के अंदर हर चीज महंगी हुई है, सैलरी, कमाई, आय, हर चीज बढ़ी है, तो वो एक रूटीन है। और सब जानते हैं कि पहले भी जब 300 रुपए का चूल्हा था तो देश के अंदर अगर 1 करोड़ चूल्हे थे या 1 करोड़ गैस के कनेक्शन थे, आज भले ही वो महंगा हो लेकिन आज करोड़ों तादाद उनकी बढ़ी है। तो आज जो चाहे वो किसान हो, मुसलमान हो, नौजवान हो, सुविधा
चाहता है और सुविधा के लिए पैसा जरूरी है। सरकार ने काम मुहैया कराए हैं, एक वातावरण बनाया काम है। मुहैया कराए, ये आपने बहुत ही सही है। युवा बेचारा कह रहा है काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप बता रहे हैं काम मिल रहा है, ठीक, काम मुहैया कराएं। युवा आपका जो अल्पसंख्यक युवा है वो तो बेचारा दुविधा में पड़ा हुआ कि यहाँ समाज मुझे कह रहा है कि हम भाजपा के नहीं है और भाजपा मुझे मतलब काम नहीं दे रही है और हम बेरोजगार टहल रहे हैं। कौन सा काम दिला दिया है? देखिए, जो सरकार केवल काम नहीं देती, काम के लिए इन्वायरमेंट बनाती है। सरकार मौके पैदा करती है और सरकार ने स्टार्टअप शुरू किए, सरकार ने मुद्रा लोन दिए, सरकार ने उनको सहायता दी, स्वयं सहायता दी, लखपति दीदी योजना लेकर के आए। तो सरकार एक चला था कि आपने बहुत दिन पहले देखा होगा पकोड़े का कारोबार भी एक चर्चा में आया था, उसको लोगों ने बहुत हल्के में लिया। आज खान पान का कारोबार है, ट्रेवलिंग का कारोबार है, तमाम कारोबारों में करोड़ों युवा जो काम कर रहे हैं, वो एक सरकार की योजना है, सरकार का स्टार्टअप है, सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका असर है। अगर आप बात करें कि मैं बहुत छोटी सी बात करूं कि लोगों ने कहा था कि धर्म से रोजगार पैदा नहीं होते और धर्म से पैसा पैदा नहीं होता और धर्म से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन अगर आज अयोध्या की बात करें, आज आप अगर काशी विश्वधाम की बात करें तो वहाँ होटल वालों से पूछिए, टैक्सी वालों से पूछिए, दुकान वालों से पूछिए, काशी के लोगों से पूछिए कि किस तरह से वहाँ रोजगार आए, किस तरह से लोगों का भला हुआ। बात करते हैं, हमें याद है और भारतीय जनता पार्टी में अक्सर बात होती है कि मुसलमान को लेकर बात होती है, जिसको बार बार मंचों से बोला जाता है। इसी देश में अब्दुल हामिद भी हुए, तमाम बड़े लोग हुए, APJ कलाम साहब हुए जिन्होंने देश के नाम रोशन किए, उन्होंने अब्दुल हामिद साहब ने जान दे दी लड़के ना। तो मुसलमानों को एकदम भाजपा के नेताओं ने, कुछ नेताओं ने एकदम से ऐसा क्यों दिखा दिया, ऐसा परिदृश्य कि चलो बस उनसे एलर्जी करें और मतलब करेंगे अगर ये आ जाएंगे तो कांग्रेस उनका प्रमोट कर रही है, सपा प्रमोट कर रही है। ये क्या है इसके पीछे रीजन? इस बार जो पद्मश्री के अवार्ड मिले और जो देश के बड़े बड़े अवार्ड थे उनमें सबसे ज्यादा मुसलमान देश की आजादी के बाद शामिल थे। सरकार सबका सम्मान भी कर रही है और राष्ट्रपति बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया, पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। इस बार पहली बार AMU में एक महिला VC बनी है, वो भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए और चाहे वो बिस्मिल्लाह खां साहब हों, ये तमाम लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और सब लोग सम्मान भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात करूं तो यहाँ पे कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, लेकिन एक वर्ग ऐसा है खासतौर से मुसलमान जो बहुत कहता है कि हम सारी प्रताड़ना हमारे साथ हो रही है। ये शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, क्या कहना है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकारों के अंदर जिन थानों के अंदर 2500 केस एक साल में दर्ज हुआ करते थे, आज वहां पर लगभग 1000 से नीचे केस हैं। और बहुत सारे थाने, मैं क्योंकि अभी संभल से आ रहा हूं, संभल के अंदर शफीकुर रहमान बर्क, फहीम, आजम खान और ST हसन, इस तरह ये सब लोगों का एक जलवा था सरकारों के अंदर और ये केवल निर्दोष मुसलमानों पर जो केस कराने का काम करते थे। आज मुसलमान कह रहे हैं कि ना तो हम पर फर्जी केस होते हैं, न फर्जी 307 लगती है, न फर्जी लूट के मुकदमे होते हैं। आज कानून व्यवस्था का हाल ये है कि आप पिछली सरकारों के मुकाबले, या मैं अगर बात करूं सीधी सी समाजवादी पार्टी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुसलमानों पर बहुत कम मुकदमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने, प्रत्याशी ने प्रचार करते करते जो मतलब हमारे भी जिनकी हत्या हो गई, मतलब क्या नाम करके उनका, अतीक अहमद के फेवर में और मुख्तार अंसारी के फेवर में बातें क्या डाली, इसका तमाम विरोध भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये उनके दर्द है प्रत्याशियों और मुसलमानों के बीच में जो जाहिर हो रहा है। ये दर्द नहीं है, ये उनकी हार है, क्योंकि उन्हीं के दादा सांसद रहे और 25 साल सांसद रहे। आज उस जिले के अंदर ना तो वो हॉस्पिटल बनवा पाए, ना रेलवे स्टेशन लाए, ना बस अड्डा आया, ना वहाँ मॉल है और हालात उस जिले के तहसील जैसे हैं। और यहाँ तक कि उनके मरने के बाद मुझे दुख हुआ कि 15 करोड़ निधि उनकी वापस गई। वो तो केवल कोरमा बिरयानी इसके ऊपर सांसदी चलाते रहे और उर्दू के वर्ड 2 बोले।
और इंशाल्लाह और अल्लाह ताला की बात की, अल्लाह की बात की, वोट ले लिया। ना तो वो लोग विकास की बात करते थे, ना बच्चों को पढ़ाने की बात करते थे। अब वो केवल, अभी तो कल तक आपके पास वीडियो आएगा कि वो दादा को याद करके रोएंगे, उसको फिर सब लोगों के बीच भेजेंगे। वो केवल इमोशनल करते हैं मुसलमानों को, इमोशनल और इस तरह की बातें करते हैं। मैंने देखा है गांव-गांव के अंदर उनका विरोध है, और आज उनका जो केवल यही है कि वो विरासत की बात करते हैं, विरासत बचाने की बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, चुनाव चरम पे चल रहा है। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मुसलमान तमाम वादे और उसके बीच में कितने सीटें जीत पाएगी? मुझे लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। ऐसी कोई सीट नहीं है जहां हम कह सकते हो हम उस सीट पर हारे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव आसपास का होगा, नजदीकी होगा। वो चुनाव जो है जब खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन हम 80 की, ऐसा लग रहा है जैसे ईवीएम में आप लिख के आए हो। 80 के 80 सीटों पर हमारे, आप जिस सीट की बात कर लीजिए, हम अखिलेश जी के सामने सुब्रत पाठक जीत की कंडीशन में हैं, राहुल गांधी अपनी सीट बदल चुके हैं, और जो उनके सामने हमारे दिनेश जी मंत्री रायबरेली से हैं वो जीत की स्थिति में हैं। तो आप एक सीट की अगर किसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं कह सकता भाजपा हार जाएगी। वो चुनाव का परिणाम है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, और जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है। लेकिन अभी हम किसी भी सीट पर हार की स्थिति में नहीं है, हर सीट पर जीत रहे हैं। चलिए, आप जीते हैं, ऐसे ही आपकी पूरी इच्छा पूरी हो, 80 की 80 सीटें लाएं। धन्यवाद।